भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा खास तौर पर 2014 के बाद लगातार ये कहा जाता है 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ, लेकिन अभी एक ऐसी घटना घटी जो 80 साल में पहली बार हुई है। जी हां, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर हुई है और एफआईआर भी कोई छोटी मोटी चीज में नहीं हुई। इस एफआईआर में जबरन वसूली और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड मामला इलेक्शन के ठीक पहले आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को ये कह दिया था ये इलीगल है। इलेक्टोरल बॉन्ड उस समय जो पूरा खेल हुआ था, मैंने इस पर बहुत डिटेल से बताया था कि वसूली की जा रही है सरकार के द्वारा। यानी पहले कंपनियों पर ईडी की रेड पड़ी, उसके बाद करोड़ों रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को कंपनियों ने दिए। किसी ने 50 करोड़ दिए, किसी ने 100 करोड़ दिए, किसी ने 500 करोड़ दिए। उसके बाद मामला रफा दफा हो गया, फिर सरकार ने बड़े बड़े ठेके दे दिए। ये सारी खबरें मीडिया में खुलकर सामने आई थी। इसमें होना ये चाहिए था सुप्रीम कोर्ट इन सारे मामलों की जांच करवाता और देखता क्या सरकार ने। और अगर मैं सरकार कह रहा हूँ तो केवल एक सरकार का मामला नहीं है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड किसी एक पार्टी ने नहीं लिया था, लगभग सभी पार्टियों ने लिया था। तो सारी जांच होनी चाहिए थी। क्या इन सरकारों ने वसूली के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज़ किया? क्या इन सरकारों ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया? यानी एक लाइन में अगर कहा जाए तो इलेक्टोरल बॉन्ड घूस बन चुका था, इसकी जांच होनी चाहिए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को इलीगल तो घोषित कर दिया, इस तरह की कोई जांच नहीं कराई। और अगर जांच कराते तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े बिजनेसमैन फंसते। यही वजह है कि अब आदर्श जन अधिकार संघर्ष परिषद, जिसे जीएसपी कहते हैं, उसके सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर गए हैं कोर्ट में और उन्होंने कोर्ट में ये अपील की है निर्मला सीतारमण और ईडी के सबसे बड़े हेड यानी कि ईडी के ऑफिसर पर मुकदमा किया जाए। और अब बेंगलुरु कोर्ट ने निर्मला सीतारमण और ईडी के सबसे बड़े अधिकारी पर मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी है। यानी देश के इतिहास में निर्मला सीतारमण पहली केंद्रीय वित्त मंत्री होंगी जिनके ऊपर जबरन वसूली जैसे आपराधिक षड्यंत्र जैसे मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ है। फैसला क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल मुकदमा होना भी कोई छोटी बात नहीं है। ये मुकदमा कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा और मुकदमा हो गया। कोर्ट की जांच करने पर ही ये मुकदमा किया गया है। आप सोच सकते हो ये बहुत सीरियस मामला है। वैसे ये बात जब चल रही थी तो मुझे याद आया निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। जब उनसे पूछा गया था आप लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हो, तो उन्होंने कहा था मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ सकूं। वो ये कहना ये चाह रही थी मैंने इतनी ईमानदारी से पिछले 5-10 साल काम किया है कि मैं इतने पैसे नहीं बचा पाई हूँ कि चुनाव लड़ सकूँ। चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने। हालांकि विपक्ष का ये कहना था निर्मला सीतारमण को उम्मीद नहीं है कि वह जीत पाएंगी, इसलिए वो चुनाव में नहीं उतरी। निर्मला सीतारमण राज्यसभा की मेंबर हैं और राज्यसभा की मेंबर होते हुए भी नरेंद्र मोदी जी ने फिर से उनको वित्त मंत्री बनाया। जहां निर्मला सीतारमण जी पूरी तरह से बीजेपी पार्टी की समर्थक नेता हैं, वहीं उनके पति प्रकला प्रभाकर वो भी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं। वो लगातार ये सारा घोटाला जो चल रहा था, इस घोटाले पर सवाल उठा रहे थे। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो ईवीएम पर भी सवाल उठाया और बाकायदा डेटा पेश किया कि अगर ईवीएम में धांधली नहीं होती तो बीजेपी की सरकार गिर जाती। खैर, प्रकला प्रभाकर और निर्मला सीतारमण को आप लोग अच्छे से जानते हैं। दोनों को अलग अलग तरह की राजनीति पसंद है, इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। असली बात यह है, क्या इस मुकदमे के बाद निर्मला सीतारमण को अपने पद पर बने रहने का हक है? जैसे ही ये मुकदमा दर्ज हुआ उसके तुरंत बाद निर्मला सीतारमण जी की आवाज़ बदली बदली लग रही है। निर्मला सीतारमण के स्वभाव को आप अच्छे से जानते हैं। वो बेहद तीखा बोलती हैं, जो बोलना होता है वो बोल देती हैं। कई बार सामने वाले का अपमान भी कर देती हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यापारी ने सवाल किया था। कुछ दिन बाद उस व्यापारी को माफ़ी मांगते हुए देखा गया। इससे पहले भी आपने देखा कई कार्यक्रम में जब लोगों ने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने इतना तीखा जवाब दिया कि लोग चुप हो गए। संसद के अंदर भी वो बहुत लापरवाही से बोलती नजर आई थी। जब प्याज का दाम बढ़ रहा था, लहसुन का दाम बढ़ रहा था,
उनसे पूछा गया था और उन्होंने कहा मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है कि आप देश की वित्त मंत्री हैं, पूरे देश में कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन आप खाती नहीं हैं, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया, आप खाइए ना खाइए, इस देश की जनता तो प्याज लहसुन खाती है ना, उसके ऊपर तो फर्क पड़ रहा है। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने उसका जवाब देने की बजाय एक लाइन में टाल दिया कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, मेरे घर में प्याज लहसुन नहीं आता, इसलिए मुझे नहीं पता कीमत बढ़ी और मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वहीं निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि पूरा देश परेशान है, छोटे व्यापारियों का धंधा चौपट हो चुका है और जिस व्यापारी ने शिकायत की उसको माफ़ी मांगनी पड़ी, वो भी टैक्स को लेकर ही गए थे। जिस तरह से दुनिया भर के टैक्स, जीएसटी वगैरह लादे गए हैं, निर्मला सीतारमण जी ने कभी भी इन टैक्स को कम करने की बात नहीं की। लेकिन इस मुकदमे के तुरंत बाद उनका भाषण, बल्कि उस भाषण की एक छोटी सी क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रही है टैक्स को कम करना मेरी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए आप वीडियो। I want to humbly submit. Reducing the burden of taxation is one thing which I will have to address, and I concede more can be done. I will try to make it. अब केस हो गया निर्मला ताई के ऊपर, तो एहसास हो रहा है कि वित्त मंत्री के रूप में जनता के प्रति उनकी जो जवाबदारी है, जो जिम्मेदारी है, वो ये है कि चीज़ों की कीमतें कम हो और साथ में टैक्स कम किया जाए, यानी लोग टैक्स कम दें, उन्हें टैक्स में राहत मिले। इस मुकदमे में बात समझने वाली ये है कि 8,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का दावा किया गया, यानी कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड और ईडी की सहायता से 8,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए। इस शिकायत में जो नाम लिया गया, एल्युमिनियम और कॉपर की जो बड़ी कंपनी है स्टरलाइट, मिसर्च, वेदांता, इनका एग्जाम्पल दिया गया, जिससे अप्रैल 2019, अगस्त 2022 और नवंबर 2023 के बीच 230 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिले। इसके बाद कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया गया। पैसे ना देने पर ईडी छापा मारती थी। जैसे ही करोड़ों रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को दिए जाते थे, तो ईडी अपनी जांच बंद कर देती थी। अब ये पूरा खेल भारत की राजनीति के इतिहास में सबसे घटिया और असंवैधानिक निकला। और जब जब कोई कोर्ट में ये जानने के लिए गया कि भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा मिला, तो मोदी सरकार की तरफ से कह दिया गया जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है। और मज़ेदार बात यह है कि दावा किया गया कि ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया। कहा पहले ब्लैक मनी लगती थी, अब पार्टियां कैश में ना लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड में लेंगी, जो बहुत ट्रांसपेरेंट है। लेकिन हो इसका उल्टा रहा था। ब्लैक मनी आराम से दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से और व्यापारियों पर दबाव बनाया गया, जबरन वसूली की गई, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाए गए। ये कहना है इस एफआईआर का। और ये सारी बातें हो रही थी जब इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आया था। अब मुकदमा हो चुका है और अब ये मुकदमा चलेगा कोर्ट में। दोनों तरफ से दलीलें दी जाएंगी और कोर्ट में बहुत सारे राज भी खुलेंगे। लेकिन कोर्ट में जब ये मुकदमा चल रहा है, तो क्या वित्त मंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? वित्त मंत्री के रूप में जो वो आज भी ईडी को प्रभावित कर सकती हैं, जो पावर है उनके पास, उसका गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। आम तौर पर होना ये चाहिए था, जब उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है तो अब उसमें किसी को प्रभावित ना कर पाएँ। इसी चक्कर में बहुत सारे लोगों को ज़मानत नहीं दी जाती है ये बाहर जाकर प्रभावित कर सकते हैं गवाहों को। क्या इसी आधार पर, नैतिकता के आधार पर निर्मला सीतारमण जी को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? होना ये चाहिए था कि निर्मला जी को अपना पद छोड़कर ये कह देना चाहिए, जब तक मैं इस केस से क्लीन चिट लेकर बाहर नहीं आ जाऊंगी, तब तक अपने पद पर नहीं बैठूंगी। ये मुकदमा इतनी आसानी से नहीं हुआ। पहले कोर्ट ने खुद जांच की, फिर बेंगलुरु कोर्ट ने कहा जल्दी मुकदमा किया जाए, तब तक कहीं जाकर ये मामला सामने आया। तो क्या ऐसे में निर्मला सीतारमण को इस्तीफा दे देना चाहिए? ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल, जब निर्मला सीतारमण के ऊपर ये आरोप लगा, तो क्या आरोप मंत्रिमंडल के मुखिया होने के चलते प्रधानमंत्री मोदी तक नहीं पहुंचता? क्या प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे? पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के समय में ये हुआ कि तो क्या इसके लिए उनको जिम्मेदार नहीं माना जाएगा? ये जो एक मुकदमा हो गया है, ये नसीर बनेगा। इसके बाद अलग अलग जगहों पर कई सारे मुकदमे हो सकते हैं।
क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का सारा काला चिट्ठा खुला पड़ा है, डेटा सबके सामने है। क्या यह बीजेपी के लिए नया संकट पैदा करने वाला है? अगर मान लीजिए आने वाले समय में 5 लोगों के ऊपर मुकदमा होता है और उसमें से एक मुकदमे में भी नेगेटिव फैसला आ गया, तो क्या ये बीजेपी के ऊपर असर नहीं करेगा? एक लोकतांत्रिक समाज में तो करना चाहिए था, क्योंकि सीधे सीधे जनता का पैसा है, ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का मामला है। लेकिन जहां धर्म के लिए लोग पागलाए हुए हैं, वहां आपको लगता है किसी आरोप का किसी के ऊपर कोई फर्क पड़ता है? जिस देश में मंदिरों के लड्डू में मिलावट के मुद्दे पर देश भर में बवाल हो जाता है, लेकिन जब दवाओं में मिलावट का मामला सामने आता है, कंपनी ने पैरासीटामोल गलत बनाया, इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में जो एंटीबायोटिक भेजा गया था उसमें गड़बड़ी निकली थी, दवाओं के अंदर मिलावट थी, जिससे सीधे आपकी ज़िंदगी पर असर पड़ता, उसे खाकर आपकी जान भी जा सकती थी। इसे लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई बात नहीं हो रही है। जब देश में ऐसा हो गया है, अपनी चिंता ही नहीं है, बस धर्म के नाम पर नफरत जितनी फैलाई जा सके उतनी फैलाई जाए। तो आपको क्या लगता है, निर्मला सीतारमण पर जो केस हुआ है और आगे और लोगों के ऊपर केस हो सकता है, इससे देश के समाज को, हमारी गोदी मीडिया को कोई फर्क पड़ेगा? बताइएगा। और अगर वीडियो आपको लगे ज़रूरी है तो शेयर कीजिएगा। आप हमारी ताकत हैं, आप हमारे साथ रहेंगे तभी हम निडर होकर लगातार सच कह सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।